तो हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विज्ञान यानी कि साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया प्रैक्टिस करवाइए क्योंकि हम लोग का जो है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। ठीक है, ये टोटल आप लोगों को 5 सेट में दूंगा। कितना सेट? 5 सेट। ठीक है, ये टोटल जो मैं आप लोगों को 5 सेट दूंगा उसमें से आपका मैं टोटल साइंस जो है कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को 5 मॉडल पेपर दूंगा। क्या दूंगा? मॉडल पेपर। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में आप लोगों को जनवरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल से आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस का सेट 1 रहेगा। ठीक है, और जो अगला वीडियो आएगा वो प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो लोहा में होता है। किस में होता है? लोहा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ये एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा का प्रतीक होता है। तो विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आई होता है। क्या होता है? आई। ठीक है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दर्पण में वस्तु की छवि उल्टी बनती है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण बनता है? तो अवतल दर्पण बनता है। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आंख का वह भाग जो प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहाँ पे दिया गया है, जल का विद्युत अपघटन करने पर प्राप्त होता है। जल का विद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल प्रैक्टिस सेट 1 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहना, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम समय बचा हुआ है और आप लोगों का फरवरी में फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सेट बाय सेट बना के लाया हूँ। ठीक है, ये पहला सेट रहेगा, अगला जो है और दूसरा सेट रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आंवला का स्वाद होता है। तो आंवला का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? तो NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए यहाँ पे 9 में पूछा गया है, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। तो मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत है तो क्या हुआ प्यारे बच्चों? तो कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या हुआ इसका आंसर? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आपका सही आंसर दिया हुआ ऑप्शन सी में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पौधे भोजन बनाते हैं। तो पौधे किसमें भोजन बनाते हैं प्यारे बच्चों? तो किससे भोजन बनाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माध्यम बदलने से होता है। किससे होता है? माध्यम बदलने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बल की एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल की एसआई इकाई क्या होता है प्यारे बच्चों? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 में पूछा गया है, पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान है। तो पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तांबा और टीन मिलाकर बनता है। तो तांबा और टीन मिलाकर क्या बनता है? तो कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? तो HCl होता है। क्या होता है? HCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो किसमें होता है प्यारे बच्चों? तो उष्माशोषी अभिक्रिया में होता है। किसमें होता है? उष्माशोषी अभिक्रिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में प्यारे बच्चों टोटल 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरणों से जो हमारी रक्षा करती है। कौन करती है? तो ओजोन परत करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए यहाँ पे 20 में पूछा गया है, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बिजली का आविष्कार प्यारे बच्चों किसने किया था? तो
तो बेंजामिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO2 क्या होता है? क्या होता है? CO2। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रत्येक बार रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होती है प्यारे बच्चों? तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, रुधिर का तरल भाग कहलाता है? तो रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर जीवन का आधार है? तो पृथ्वी पर जीवन का आधार कौन है प्यारे बच्चों? तो जल होगा। क्या है? जल। ठीक है, अगर जल नहीं रहेगा तो पृथ्वी का आधार ही क्या रह जाएगा? ठीक है, यानी कि पृथ्वी का कोई महत्व नहीं है। पृथ्वी हम लोग है इसलिए जल है, इसलिए हम लोग का जल ही जीवन है। ठीक है, ये कहा जाता है जल ही जीवन है। जल नहीं है तो हम लोग का जीवन जो है वहीं पे अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो गुर्दा, किडनी। ठीक है, किडनी जो है मानव रक्त की क्या है? मानव रक्त अंग को जो है शुद्ध करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जल में घुलने पर अम्ल देता है? तो जल में घुलने पर जो है अम्ल क्या देता है? तो हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन आयन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बायोगैस का मुख्य घटक होता है? तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, पौधों में लैंगिक प्रजनन का भाग है? तो पौधों में लैंगिक प्रजनन का भाग क्या होता है प्यारे बच्चों? तो फूल है। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? फूल। अब प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोगों का 2 नंबर का सवाल स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न 1। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों? तो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार से पदार्थ का जुड़ना हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? तो यहाँ पे देखिए उत्तर में दिया गया है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ठीक है, यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, पाए जाने वाली एक प्रोटीन है, यानी कि ये हमारे जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है और यह जो है लाल रक्त की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें दिया गया है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लेता है और फिर इसे शरीर के सभी ऊतकों तक और कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, ताकि वहां ऊर्जा उत्पादन के लिए श्वसन की प्रक्रिया हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वहाँ पे पूछा गया है, एम्पियर का परिभाषा दें। एम्पियर का परिभाषा दें प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हो, जी हाँ, यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल में जो है इसका पीडीएफ जितना सारा वीडियो आता है उसका पीडीएफ जो है व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एम्पियर की परिभाषा दें। एम्पियर की परिभाषा क्या होता है प्यारे बच्चों? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है जब किसी विद्युत परिपथ में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में कूलॉम आवेश परिवहन होता है तो उसे, जी हाँ, तो उस परिपथ में परिवाहित होने वाली विद्युत धारा को एम्पियर कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की दर को मापता है, तो ये एम्पियर जो है विद्युत धारा की दर को भी मापता है। ठीक है, अगला तो प्यारे बच्चों पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म क्या है प्यारे बच्चों? तो जीवाश्म लाखों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद मृत जीवों और पौधों के बचे हुए कठोर अवशेष या उनके द्वारा छोड़े गए निशान होते हैं। ठीक है, जिसे जीवाश्म कहा जाता है। और आगे देखिए इसमें क्या दिया गया है। ठीक है,
निशान होते हैं ये आमतौर पर चट्टानों में दबे मिलते हैं, यानी कि जीवाश्म जो है आमतौर पर चट्टानों में दबे हुए मिलते हैं। और ये हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि समय के साथ जीवन का यानी कि जीवों का विकास कैसे हुआ, उनका जीवन कैसा था। ठीक है, यानी कि जीवाश्म जो है चट्टानों के नीचे दबा हुआ था और ये हमें प्रमाण दिलाता है कि विकास कैसे हुआ, जीवन कैसा था, कैसा विकास हुआ, ये हमारा जीवाश्म जो है हमें ये सिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आयनिक यौगिकों का गलनांक अधिक क्यों होता है। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक अधिक क्यों होता है प्यारे बच्चों। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होने का कारण यह है कि इनमें विपरीत आवेशों वाले आयनों के बीच बहुत मजबूत स्थिरवैद्युत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण से इसका गलनांक अधिक होता है। ठीक है, इस मजबूत बल को तोड़ने के लिए इन यौगिकों का बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा देने पड़ती है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा देनी पड़ती है, जिस कारण से यानी कि जिसके कारण से इनका गलनांक अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2-2 नंबर का प्रश्न को देख लिए हैं। अब हम लोग का यहाँ जो है 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, अम्ल और क्षारक के बीच 3 अंतर लिखें। अम्ल और क्षारक के बीच 3 अंतर लिखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक के बीच 3 अंतर को लिखना है। देखिए पहला अंतर यहाँ पे है, अम्ल और क्षारक में 3 अंतर, मुख्य अंतर इस प्रकार है। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल और क्षारक के बीच एक अंतर हो गया। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, अगला जो अंतर है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बस सिंपल सा अंतर है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, सिंपल सा अंतर है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और ये 100% आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला अंतर यहाँ पे है, जबकि क्षारक, सॉरी ये हो गया तीसरा अंतर, जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो वे H+ आयन देते हैं, जबकि क्षारक जल में घोला जाता है तो वो OH आयन प्रदान करता है। ठीक है, ये सिंपल से आपका 3 अंतर हो गया और आपका यहाँ पे 3 मार्क्स मिल चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो स्वपोषी पोषण में और विषम पोषी पोषण में अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी अंतर जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, आइए इसे जानते हैं। स्वपोषी पोषण में जीवों अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये सरल आकर्षक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हरे पौधे हैं। ठीक है, यानी कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हरे पौधे। इसके विपरीत विषम पोषी पोषण में जीवों अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। उसका उदाहरण मनुष्य, जानवर और क्या है, कुछ भी। ठीक है, ये आपका जो है अंतर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको अंतर में यही लिखना है, जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश के द्वारा उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो है विषमपोषी ये अपने पर निर्भर ना होकर के दूसरे पर निर्भर होकर के अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। इसके 2 अनुप्रयोग लिखें। ठीक है, इसका 2 अनुप्रयोग लिखने बोल रहा है और ये आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है, आइए जानते हैं इसे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यह घटना है जिसमें जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में बहती हुई बिजली चुंबकीय पैदा कर सकती है। इस प्रभाव का उपयोग कई उपकरणों में किया जाता है। इसके 2 मुख्य अनुप्रयोग हैं। पहला है यहाँ पे द्वितीय चुंबक बनाने में, जिसका उपयोग क्रेन हो गया, जो क्रेन होते हैं जो गाड़ी उड़ी को उठाता है उसका हो गया क्रेन। ठीक है, क्रेन में भारी लोहे की वस्तुओं को उठाने के लिए किया जाता है और विद्युत घंटी तथा विद्युत मोटर के संश्लेषण में होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 जो कि 3 नंबर का है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र नाम दो उदाहरण दी, दो उपयोग लिखें, ठीक है। यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखने बोल रहा है, दो उपयोग लिखने बोल रहा है और इसका रासायनिक नाम क्या है वो लिखने बोल रहा है, ठीक है। आंसर सिंपल से है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, ठीक है। और यह एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है जिसके कई उपयोग है, ठीक है। इसके दो मुख्य उपयोग है। पहला, वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन कपड़ों के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा, यह पीने के लिए पानी में मौजूद जीवों को मारकर पानी को साफ करने का काम करती है, ठीक है, जिसमें यह पीने लायक बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की ओर अधिक क्यों ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर लिखना है आपको, सिंपल सा लिखना है, ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की ओर अधिक ध्यान देने के कई कारण है, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण कारण है, यानी कि इसके महत्वपूर्ण कारण यह है कि कोयला और पेट्रोलियम जैसे ये स्रोत सीमित मात्रा में है। कोयला और पेट्रोल जो है सीमित मात्रा में, आने वाले समय में ये समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। आपको अपने भाषा में लिखना है आंसर, कोई गड़बड़ी कोई हड़बड़ी का बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सीमित में उपलब्ध है और इनका भंडार समाप्त हो सकता है। दूसरा, इन स्रोतों का अत्यधिक उपयोग से वायुमंडल में कार्बन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है जिसके पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। यदि हम लोग इसका उपयोग करेंगे, जैसे कोयला जलाते हैं उसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर जाता है उससे जो हम लोगों का कई बीमारी भी होता है, ठीक है। इसलिए भविष्य की ऊर्जा जरूरतों और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे गैस पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर निर्भर होना आवश्यक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 30 नंबर का किए हैं और टोटल 50 नंबर का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार से जो है आप लोगों को मैं टोटल तैयारी सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाने वाला हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल में जल्दी से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।